दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मुझे मेरा हक का अधिकार नहीं मिल रहा, मुझे मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे अधिकार यानी कि राइट्स नहीं मिल रहे हैं। एंड इवन आपने भी बहुत बार ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि अधिकार यानी कि जो राइट्स हैं आपके पॉलिटिकल थ्योरी, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस में क्या है। तो सबसे पहले आपका टास्क है कि कमेंट में, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो चाहे आप लाइव हो, मुझे ये बताइए कि आपके लिए अधिकार यानी कि राइट्स है क्या, और कैसी कौन सी ऐसी सिचुएशन थी कि आपको ये लगा कि आपको आपके राइट्स यानी कि अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। फटाफट से मुझे बताइए एंड देन हम इस लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा एंड जिनको नहीं पता वो जान लो कि मैंने पॉलिटिकल साइंस का ये फ्री बैच लॉन्च किया है, जिसमें मैं हर एक कंसेप्ट काफी इन डेप्थ पढ़ाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब में किसी ने पूरा ऑल 10 यूनिट्स बहुत अच्छे से समझाएगा, समझे अच्छे से पढ़ाएगा इतनी डेप्थ में जितने मैं पढ़ाऊंगी। क्योंकि आपको पता है कि पिछला जस्टिस खत्म करने में मुझे 3 क्लासेस लगी हैं और मोस्ट प्रोबेबली कि आधा आधा घंटे की, तो 1.5 घंटे से ज्यादा का वो लेक्चर गया है। सो हर एक कंसेप्ट हम इतनी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। बस एक फीस चाहिए, वो ये है कि लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और मुझे ये एक्चुअली एक्सप्रेस कराइए कमेंट के जरिए या फिर व्यूज के जरिए कि डेफिनेटली आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं और हमें चाहिए। बिकॉज मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद, और मुझे लगता है कि अगर मैं इधर आपका टाइम अपना डिवोट कर रही हूँ तो डेफिनेटली ये एक ऐसा लेक्चर हो जो लोगों को चाहिए। अगर व्यूज कमेंट्स एंड शेयर्स लाइक्स वगैरह सच में नहीं आते तो मुझे लगता है कि तुम क्यों बना रही हो, लोगों को नहीं चाहिए। बस ये वाला सिचुएशन है, तो आप सभी इस पे फोकस कीजिए। समझते हैं कि राइट्स यानी कि अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप में से कोई एक होगा, ठीक है, एक कोई भी स्टूडेंट नंबर ए, ठीक है, वो स्टूडेंट जिसने सबसे पहले हाई लिखा है अभी, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि यार जो मैं मानूं कि मतलब जो मैं रिक्वेस्ट करूं वो चीज हो जाए। मतलब सोसाइटी में अगर मैं चाहता हूं कि मैं बिना पेपर दिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं तो मैं बन जाऊं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं, मतलब ऐसी कोई शक्ति आ जाए अगर किसी के पास कि अगर मुझे 100 में से 100 मार्क्स चाहिए बिना पढ़े बिना एग्जाम दिए तो मेरे पास आ जाए, इस तरीके के। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे बताइए फटाफट से, मुझे ये हाँ या ना ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। मतलब बिल्कुल रैशनल बात ये पर्सन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों हाँ लिख दिया सबसे पहले। बेसिकली, या कर रही, ठीक है। बेसिकली ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये तो गलत है, ये तो अन्याय है। क्यों अन्याय है? किसने माना? वो बेचारा पर्सन या बेचारी या बेचारा, वो तो सिर्फ ये बोल रहा था कि जो मैं दावा करूं वो तुम एक्सेप्ट कर लो और मेरे को वो चीज मिल जाए। अब इसमें आपका क्या नुकसान हो? क्या आप जेलस हो? क्या आप चाहते नहीं कि वो अगला बंदा प्रोग्रेस करे, खुश रहे जिंदगी में? क्या आप चाहते नहीं हो? बताइए, बताओ बताओ फटाफट बताओ, हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि एक ना क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सोसाइटी और अधिकार ये कैसे संबंधित है, कैसे लिंक्ड है, और इसके पीछे की जो जस्टिस न्याय की अवधारणा क्या है। सबसे पहले एक डेफिनेशन सुन लो, उसके बाद में से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जब तक आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो सही है कि नहीं है। डेफिनेशन राइट्स अधिकार की ये है कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल फॉर हिज डेवलपमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अरे वाह, ये तो बहुत ही यही बात थी कि राइट्स अधिकार व्यक्ति के अपने विकास और आत्म प्राप्ति के दावे हैं। तो यार बेचारा अभी वो पर्सन क्या कर रहा था? दावा ही तो कर रहा था कि यार मेरे को 100 मिल जाए, मैं बिना नेट जेआरएफ पेपर देके पीएचडी कर लूं। तो वो उसके विकास के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए ही तो दावा कर रहा था। तो तुमने उसको अधिकार क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या चीज थी जो उसको रोक रही थी, वो एक चीज कर नहीं पाया? उसके पीछे था एक चीज जिसका नाम था एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, रिकॉग्निशन, मान्यता। ठीक है। ये जो वो दावा कर रहा था, चूंकि आप सभी को लगा कि यार ये सही नहीं है क्योंकि हम भी तो इस रेस में हैं, तो ये अकेला क्यों ऐसा करे, तो आप सबने ये जो दावा है उसका वो स्वीकार नहीं किया। इस वजह से उसको ये जो भी वो चाहता था वो हुआ नहीं, उसको ये राइट्स नहीं मिले। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दावा करने से अधिकार नहीं मिल जाते। दावा ऐसा होना चाहिए कि उसे बाकी अन्य लोग, कौन अन्य लोग?
समाज के स्वीकार करें, तब जाके वो दावे राइट्स बनते हैं। ये तीनों में रिलेशनशिप है कि राइट्स आर दोज क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल विच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। बोसेनक्वेट की डेफिनेशन कुछ इसी तरीके की है, याद रखना। इसका मतलब एक और चीज समझ में आती है कि सारे दावे अधिकार नहीं होते, सारे ऑल क्लेम्स आर नॉट राइट्स, बट उल्टा इसका ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा ट्रू हो जाएगा कि सारे अधिकार दावे जरूर है। क्यों? क्योंकि सारे अधिकार कुछ ना कुछ ऐसे दावे हैं जिनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली बताऊं तो राइट्स इक्वल टू क्लेम्स प्लस सोसाइटी, अधिकार इक्वल टू दावा प्लस जमा समाज की स्वीकृति। ठीक है, यानी कि सिर्फ दावा होने से कोई आपको अधिकार नहीं मिलता जब तक समाज उसे स्वीकार नहीं करे। अब इससे एक और पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है कि जो भी ऐसे दावे हैं जो समाज के विरुद्ध जाते हैं या समाज की जो बाउंड्री है उसको, उसकी सीमा को लांघ के पार जाते हैं, वो कभी भी आपको ऐसा अधिकार नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि राइट्स तब तक राइट्स नहीं होंगे जब तक समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। और अगर जो भी राइट्स, जो भी दावे आपकी सोसाइटी के स्वीकृति के बिल्कुल एकदम बाहर चल जाएंगे, विपरीत चल जाएंगे, उसको तो वो कभी नहीं करेगा। इसका मतलब वैसे दावे कभी भी आपको एज एन अधिकार नहीं मिलेंगे। समझ में आया? क्लेम क्या होता है, दावा क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, ये नहीं समझ में आया आपको अभी। अधिकार क्या होता है अभी आराम से समझाऊंगी। इतना समझ में आया कि अधिकार कैसे बनते हैं, कि वो दावे किसके, व्यक्ति के जो समाज एक्सेप्ट कर ले, वो बन जाते हैं आपके राइट्स, अधिकार। कोई भी अधिकार समाज के विरुद्ध, समाज के बाहर नहीं होते। कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट पूर्ण नहीं होते, निरपेक्ष नहीं होते। क्यों? क्यों नहीं होते एब्सोल्यूट? क्योंकि हम किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि जाओ तुम्हें अधिकार मिला कि तुम जो मर्जी कर सकते हो, फुल फ्रीडम है। नहीं, हमेशा राइट्स कानून के अंतर्गत होते हैं। सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन समझ लो कोई ऐसे राइट्स चंडीगढ़ में एक्सेप्ट करे थे। मैं दिल्ली में हूं, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं चेन्नई में हूं, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं मणिपुर में हूं, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर कुछ ऐसा कानून है जो चंडीगढ़ में बन गया है, तो मुझे चंडीगढ़ में ऐसा डिबेट हुई है एंड जाके वो बोल रहे हैं कि इसे सेंट्रल, तो कैसे पता चलेगा मुझे? और मैं क्यों मानूं? ये तो चंडीगढ़ में डिबेट हुई है, मैं क्यों मानूं? मैं तो तभी मानूंगी ना जब ये वाले जो अधिकार है ये पूरे इंडिया के किस में आए, कानूनी व्यवस्था में आए। यानी कि एक कानूनी, इसका फैब्रिक, एक पूरा मेकअप कर दो उसका कानूनी। यानी कि कोई ना कोई आप कानून लेके आओ, कोई ना कोई आप प्रावधान, कोई ना कोई आपका प्रोसीजर, रूल्स ये लेके आओगे, तब तो मैं ऑल इंडिया मानेंगे ना। अदरवाइज किसी ने दावा किया, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं क्यों मानूं? मैं तो इस सोसाइटी से, इस जगह से बिलोंग नहीं करती। अगर कोई वो स्टेट लॉ होगा तो भी नहीं मानूंगी मैं, क्योंकि मैं तो उस स्टेट में नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? कोई भी जो कानून है वो ऐसे अकेले नहीं होते, उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स होती है। फोर्स क्यों होती है? क्योंकि अगर हम सबने बोला है कि ठीक है हम सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फिर तुमने नहीं किया, तो मैं क्या करूंगी? मैं बोलूंगी यार मेरे लेक्चर की तो जरूरत नहीं है, चलो रहने दो। ऐसे करूं? नहीं ना। इसी तरीके से अगर कोई कानून बना है ऑल इंडिया, तो ये इंश्योर किया जाता है कि उसके पीछे एक फोर्स हो। कैसी फोर्स? लीगल फोर्स। जब मैं, एक तो होती है पावर कि मेरे पास शक्ति है, मैं इससे ये काम करा सकती हूं। दूसरा क्या है? पावर विद अथॉरिटी, कि भाई इसके पास ये पोस्ट है, ये पुलिस वाले हैं, अगर तुमने क्राइम किया तो तुम्हें अंदर डाल सकते हैं, इनके पास ये अथॉरिटी है। तो राइट्स के पीछे ये फोर्स कहां से आती है? इसी अथॉरिटी से, कि अगर तुमने इन राइट्स को माना तो वेल एंड गुड, नहीं माना तो इसके उल्लंघन के बेसिस में तुमको मनवा लेंगे फिर अच्छे से। ठीक है? सो ऑब्वियसली एक लॉ वाली फोर्स है। नेक्स्ट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पूर्ण क्यों नहीं है?
क्योंकि हम सबको पता है कि यार हमारे सोसाइटी में बहुत विभेदीकरण, डिस्टिंक्शंस बहुत ज्यादा है। कास्ट के बेस पे रीजन सब अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे अभी अभी मैंने बताया कोई स्टेट का कानून है तो मैं क्यों मानूं। रिलीजन, धर्म के बेस पे, भाषा बेस पे, कास्ट के बेस पे, ठीक है, जेंडर के बेस पे, बहुत सारे बेसिस पे, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, बहुत सारे बेसिस पे हम सब लोग अलग अलग है, अलग अलग जगह रहते हैं हम। इतना डिस्टिंक्शन है तो सबके लिए एक कानून से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। हमने बोल दिया कि जब भाई समानता है, ओके समानता है। इक्वालिटी वाला लेक्चर याद है, मैंने 2 एग्जांपल दिए थे, 2 फोटो लगाई थी, एक में तीनों को इक्वल बॉक्स दिए थे कि गोल्फ मैच देखना है तो जाके देखो, जो तीसरा वाला था उसको दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने तीनों को समान रूप से अधिकार दिए। लेकिन सब लोग समान थोड़ी ना है, एरिस्टोटल भी बोलते हैं प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो समान है उनको समान रूप से ट्रीट करो, और जो समान नहीं है उनके लिए थोड़ा सा अलग से कानून, थोड़ा सा अलग से क्लॉज वगैरह डलता है। तो इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है कि यही होगा, कुछ उसमें चेंज भी आ सकता है, रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती है, प्रतिबंध भी लग सकता है। लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन का जो आधार है वो क्या होना चाहिए? तर्क, रीजनेबल होनी चाहिए, तो ही एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। समझ आ रहा है इतना? अभी तक इतना समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से, मैं बहुत डीपली पढ़ाऊंगी, बट आपको भी थोड़ा मेरा सपोर्ट करना है। एंड आई होप कि अभी तक डिस्कवर स्टडी की ऐप सब लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। उस ऐप में मैं फ्री एमसीक्यू भी डालूंगी और इस कोर्स की पीपीटीज भी डालूंगी। पीपीटी के लिए थोड़ा सा 9 रुपीज चार्ज है, जस्ट की ऐप की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। एंड मैंने हैंड रिटन नोट्स भी डाले हैं, बहुत ही अमेजिंग नोट्स है। और आपको पता है, जब मैं फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, तो अगर मैंने कुछ पेड रख रखा है तो तुमको क्या लगता है कि सिर्फ उतना कंटेंट मिलेगा? 1 साल की जो वैलिडिटी है, तुम्हें क्या कंटेंट मिलने वाला है तुम्हें अभी यकीन नहीं है। देखना, जो लोगों ने खरीद लिया उनको पता चल जाएगा। इवन मैं उसमें एमसीक्यू भी डालूंगी, ठीक है। चलिए, सो ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस कैन बी प्लेस्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स फॉर द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। राइट्स आर यूनिवर्सल, कि भाई रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो, प्रतिबंध आप लगा सकते हो। क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि हमको पता है कि सारी सोसाइटी इक्वल नहीं है। अभी एग्जांपल दिया था इक्विटी और इक्वालिटी में, जो मैंने इक्वालिटी वाला चैप्टर में पढ़ाया था। जिसको नहीं पता, ये 9th लेक्चर चल रहा है एंड पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं, सारा देख के आना। राइट्स क्या है? यूनिवर्सल है। अगर इंडिया के लिए कोई कानून है तो सारे इंडियंस फॉलो करेंगे, ठीक है। दे आर गिवन टू ऑल मेंबर्स। अब आप बोलोगे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसे है? मेरे को तो सिक्योरिटी नहीं मिलती, प्रेसिडेंट को क्यों मिलती है? फर्स्ट सिटीजन है, उनके कोई दायित्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उस पर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको अलग से कैटेगराइज करके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के अलग से ट्रीटमेंट मिलता है। जस्टिफाइड है कि नहीं, हाँ या ना? तो अब बताओ कि एब्सोल्यूट नहीं है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। सारे मेंबर ऑफ सोसाइटी को इक्वल बेसिस में मिलते हैं राइट्स, ठीक है। और ये ऐसी कुछ परिस्थिति है जो अगर आपको राइट्स मिलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका डेवलपमेंट होता है, आप अपनी ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस बहुत अच्छे से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बहुत अच्छे से? बताइए, क्या फर्क पड़ जाएगा? ये फर्क पड़ जाएगा कि पहले कई कंट्रीज है जहां पे लोगों को फ्रीडम ही नहीं देते कि कौन सा उन्हें व्यापार करना है। आपको मिली है? बिल्कुल मिली है। क्या करियर चूज करना है? आपको मिला है? बिल्कुल मिला है। कैसी गवर्नमेंट को चूज करने का अधिकार मिला है? बिल्कुल मिला है। अगर सोचो ये सब नहीं मिला होता, ये अधिकार नहीं मिले होते, तो क्या आप अपने बेस्ट डेवलपमेंट सोच पाते? एक ही गवर्नमेंट बार बार चलती रहती, क्या उससे आपका भला होता? नहीं। इसका मतलब क्या है? राइट्स ऐसी कुछ परिस्थितियां जिससे आपका भला होता है। अब ये क्लेम, दावे किसके हैं? इंडिविजुअल्स के। लेकिन क्या कोई भी दावा को क्या मैं राइट्स बना लूंगी? फॉरगेट सोसाइटी के एक्सेप्टेंस। पहले तो इंडिविजुअल में भी दिमाग होना चाहिए कि वो क्या चीज को डिमांड कर रहा है। सो इंडिविजुअल जब भी अपने दावे लेके आता है तो वो उसको थोड़ा सोचना चाहिए। पहला, रैशनल कंसिडरेशन, की जो भी वो दावा कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होना चाहिए। जैसे कि लोगों ने रिजर्वेशन मांगा, ईडब्ल्यूएस लोगों ने, तो उसके पीछे तर्क था कि तुम कास्ट के बेसिस पे दे रहे हो। एंड कास्ट में भी काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर है, जो खुद से एजुकेशन वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, तो हमें रिजर्वेशन दो। आपका तर्क था उनके पीछे। ये जो तर्क, ये जो दावे हैं, ये ऐसे होने चाहिए कि सबके भले के लिए होने चाहिए, कि तुम्हारे अकेले भले के लिए नहीं होने चाहिए कि मेरे को 100 में से 100 दे दो,
मुझे नेट जीआरएफ निकलवा दो, ये नहीं, पर्सनल नहीं होने चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और कोई सबका भला करना चाहिए, समझ रहे हो, तब जाके वो दावे ठीक कहलाएंगे। अब कुछ फीचर्स है राइट्स के, आपको पता है राइट्स का कोई मतलब ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है जब तक स्टेट गारंटी ना करे कि ये राइट्स आपको मिलेंगे। क्या हमें गारंटी मिली है? बिल्कुल मिली है, स्पेशली मौलिक अधिकार के मामले में, फंडामेंटल राइट्स के मामले में। अगर हमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद कौन सा है, 12 से लेकर 35 के अंदर हमारे भारतीय संविधान के अंदर मिले हैं, एंड इसके अंदर साफ साफ लिख रखा है कि अगर कभी भी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स कभी भी ब्रीच होता है, उल्लंघन होता है, तो आप सीधे के सीधे आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हो। वैसे प्रक्रिया आपको पता है, लोकल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर इसके बाद ऐसे धीरे धीरे जाते हो, लेकिन इनका इतना महत्व है। यानी कि क्या हुआ कि स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। जब तक स्टेट गारंटी नहीं करता कि ये आपके अधिकार है, इसका कोई उल्लंघन नहीं करेगा, उल्लंघन हुआ तो हमारे पास आना, हम संरक्षण देंगे, तब तक राइट्स का कोई महत्व नहीं है। और कोई भी राइट्स इससे समझ में आता है कि स्टेट से ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट चाहे तो नए कानून बना सकती है, स्टेट चाहे तो पुराने कानून हटा सकती है, संशोधन कर सकती है। इंडिया के केस में हम बोल सकते हैं, चलो पहले एक चीज बता देती हूँ, आप सभी को पता होगा, यूनिट नंबर 2 में मैं पढ़ाऊंगी कि पहले नेचुरल आपका सोसाइटी थी, स्टेट ऑफ नेचर थी, वहां पे ऐसे राइट वाइट नहीं था, जिसका जो मन करता था वो करता था। फिर धीरे धीरे हम सिविलाइज सोसाइटी में आए, क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ये सब नहीं था, तो अब आया आपका स्टेट। यानी कि पहले स्टेट आई, स्टेट आने के बाद उसने कुछ कानून व्यवस्था बनाई, तब आपको अधिकार मिले। यानी कि क्या है, राइट्स स्टेट से पहले नहीं है, स्टेट पहले आई है, फिर उसने आपको अधिकार दिए हैं। समझ आ रहा है? आ रहा है तो यस बोल दीजिए, हमें नींद नहीं आ रही, और लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। सेकेंडली, स्टेट है जो डिक्लेयर करता है कि कानून क्या होंगे, किस तरीके से उनका संरक्षण होगा, किस तरीके से अगर आपके कानून का उल्लंघन, राइट्स का उल्लंघन हो गया, अधिकार का उल्लंघन हो गया, तो कानून आपको किस तरीके से संरक्षण प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा, वो सब स्टेट तय करता है, स्टेट निर्धारित करता है। स्टेट के अपने अपने कानून है, भारतीय संविधान अलग कानून है, आईपीसी हमारा अलग लॉ है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी आपका अलग है, समझ रहे हो। सो इस तरीके से अलग अलग कानून है, अलग अलग डिग्री की सजाएं हैं, अलग अलग डिग्री का उनका महत्व है। कौन तय करता है? स्टेट। फाइनली लॉ को आप टाइम टू टाइम कौन चेंज करता है? आपका स्टेट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि राइट्स कभी भी फिक्स नहीं रहते, चाहे क्यों, क्योंकि सोसाइटी चेंज होती जाती है, राइट्स चेंज होते जाते हैं। कौन चेंज करेगा? स्टेट। यानी कि स्टेट पहले है राइट से कहीं ना कहीं। फिर बात करते हैं डेफिनेशंस की, राइट्स की। लास्की के हिसाब से राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ द सोशल लाइफ विदाउट विच he cannot seek in general to be himself at his best, and every state is known by the rights it maintains. इस डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। राइट्स वैसी परिस्थितियां हैं किसकी? सामाजिक जिंदगी की। सामाजिक क्यों बोला? क्योंकि समाज में ही राइट्स का अस्तित्व है, जिनके बिना कोई भी इंसान अपने बेस्ट में रहना नहीं सीख सकता, यानी कि अपना पर्सनल डेवलपमेंट सोच ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैंने आपको अधिकार ही नहीं दिया कि आप जाके वोट कीजिए, जाके कोई भी बिजनेस कीजिए, जाके अपनी आवाज उठाइए, कोई भी प्रोफेशन चुनिए, तो आप चुप बैठे रहेंगे, कोई महत्व ही नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला कि राज्य कैसे जाना जाता है? राज्य ऐसे जाना जाता है कि वो कितने राइट्स लोगों को दे रहा है और उसको मेंटेन बना के रख रहा है, ठीक है। फिर टीएच ग्रीन ने क्या बोला? राइट्स इज अ पावर क्लेम्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटरी टू कॉमन गुड। अधिकार एक ऐसी शक्ति है जिसका दावा किया जाता है, कि एक ऐसी शक्ति जिसका दावा किया जाता है कि और उसको स्वीकृति मिलती है, यानी कि एक तरीके से शक्ति है, ऐसा दावा जिसके पीछे एक फोर्स है, और क्या है? एक कॉमन गुड, सामान्य भला करने की एक नियत है, और उसी नियत को हम क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं, स्वीकृति मिलती है। तो वो पावर है क्या? अधिकार। किसने बोला है? टीएच ग्रीन। नेक्स्ट, रोनाल्ड डवर्किन क्या बोलते हैं? राइट्स एज ट्रम्प्स।
ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं, ट्रम्प होता है, बोलते नहीं कि हुक्म का इक्का, ट्रम्प कार्ड है, यानी कि जीतने के तुम्हारा एक जरिया है। तो ये क्या है, राइट्स। किसने बोला है, ड्वर्किन ने इस तरीके से। एडमंड बर्के को लगता था कि प्राकृतिक अधिकार तो भाई कुछ नहीं है, नेचुरल राइट्स आर नथिंग बट मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शंस। सबसे पहले मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात करूंगी, अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसका आपको आइडिया नहीं होता। जैसे कि अगर मैं पानी में बोलूंगी कि पानी की शेप क्या है, आप ऐसे चुप हो जाओगे, आप बोलोगे यार पानी की तो ऐसी कोई शेप नहीं है। जिधर अगर मैं ऐसे नीचे फेंक दूं तो ऐसे बह जाएगा, ग्लास में डाल दूं तो ग्लास की शेप है, एक बॉक्स में डाल दूंगी तो बॉक्स की शेप है, सबकी अलग अलग शेप है, कोई फिक्स नहीं है। इसी तरीके से एडमंड बर्के कहते थे कि जो प्राकृतिक अधिकार है, बेसिकली जॉन लॉक ने डिफाइन किया था ना प्राकृतिक अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और आपकी पूंजी प्रॉपर्टी का अधिकार। मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शंस हैं ये, आध्यात्मिक अमूर्त हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये राइट्स होंगे क्या। किसको क्या पता कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या सिर्फ ये 3 थे। डॉक्टर बेनी प्रसाद, उन्होंने बोला है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटरडिपेंडेंट, ऑब्वियसली, एंड ये सेम चीज लास्की ने भी बोली है। तो अब हम ये वाला पॉइंट कवर करते हैं। क्या राइट्स ऐसे अकेले मिलते हैं कि बिना कुछ करे राइट्स मिल जाएंगे, तुमको अधिकार मिल जाएंगे, तुम प्रेसिडेंट लग रहे हो? बिल्कुल नहीं। बिना पैसा दिए खाना खा लोगे? नहीं खा सकते। अपने घर में खा सकते हो, दोस्त से कब खा सकते हो, पूरी जिंदगी तो नहीं खा सकते ना। ओके। बिना पैसे दिए स्कूल में पढ़ा है, बिना पैसे दिए कभी कॉलेज में पढ़ा है, फीस देनी पड़ती है ना, चाहे नॉमिनली क्यों ना हो, देनी तो पड़ती है ना। बिल्कुल। तो जब तुम कुछ देते हो तभी तुम्हें कुछ मिलता है, यानी कि तुमने एडमिशन दिया, फीस दी, तभी तुम्हें एजुकेशन मिली, तुमने पैसे दिए तभी तुम्हें खाना मिला। तो ये अधिकार ऐसे नहीं है कि जो फ्री फंड में मिल रहे हैं। अगर तुम्हारे अधिकार हैं तो 10 और लोगों के अधिकार हैं, तो तुम्हारा क्या कुछ कर्तव्य नहीं बनता, कुछ फर्ज नहीं बनता? बनता है, बिल्कुल। क्या बनता है कि भाई उनके राइट्स, उनके जो अधिकार है उसका उल्लंघन तुम नहीं करोगे, और जो जो तुम्हें दायित्व निभाने के लिए बोल रखे हैं एज अ सिटीजन की ये एज अ सिटीजन सारे रूल्स फॉलो करने हैं, तो अगर तुम ये सब अपनी ड्यूटीज निभाओगे, कर्तव्य निभाओगे, तभी तुम्हें अधिकार मिलेंगे, अदरवाइज तुम्हें नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल, सपोज एक पर्सन है, वो ऐसे ही चलते चलते किसी का पर्स लेके भाग गया और वो पकड़ा गया, ठीक है। तो अधिकार, अब इसमें मैं 2 चीज के अधिकार की बात करूंगी। एक, कोई किसी की प्रॉपर्टी ऐसे हथिया नहीं सकता। दूसरा, कोई किसी का फ्रीडम नहीं ऐसा बंद कर सकता। सो क्योंकि इस पर्सन ने दूसरे के पर्स की चोरी की थी, जो कि क्या है, दूसरे पर्सन के राइट्स यानी कि उनके अधिकार का उल्लंघन है, तो इसको क्या मिलेगा, जो उसको क्या मिलेगा, उसको तो भाई इंसाफ मिलेगा। इंसाफ कैसे मिलेगा, इसको सजा मिलेगी। अब इसे सजा क्या मिलेगी, इसे जेल में बंद कर देंगे। अभी एक और अधिकार था सबको कि कोई किसी की फ्रीडम यानी कि लिबर्टी, स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, लेकिन पुलिस ने तो इसको जेल में बंद किया, इसकी स्वतंत्रता छीनी है। क्यों छीनी? क्योंकि इसकी ड्यूटी थी कि दूसरे का अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीनेगा। तो ये क्या किया, इसने उसके दूसरे के अधिकार का उल्लंघन किया, तो इसका जो राइट था फ्रीडम का, क्योंकि इसने ड्यूटी सही से नहीं निभाई, तो वो स्टेट को भी मतलब नहीं है कि तुम्हारे राइट्स का हम रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हें भी अंदर ही डालेंगे अब, ठीक है। तो इस तरीके से राइट्स और ड्यूटीज क्या है, आत्मनिर्भर है। अगेन, नेचुरल राइट्स क्या है? नेचुरल राइट्स वो कुछ अधिकार है जो आपको बहुत पहले से स्टेट ऑफ नेचर से ही मिले हुए हैं, ठीक है। अब स्टेट ऑफ नेचर से मिले हुए का मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ नेचर क्या थी? वो मूवीज देखी है ना, टार्जन टाइप की मूवीज, जब कोई भी ऐसा कुछ फिक्स्ड कानून वानून व्यवस्था कुछ नहीं थी, कोई अपने हिसाब से कुछ भी करता था। आपका आदिम प्रवृत्ति का जो इंसान था बहुत पहले, तो लेकिन उस समय भी सबको पता था कि कोई किसी के मार नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि डर रहता था कि अगर मैंने इसको मारा तो ये भी मेरे को मार सकता है कल। हमेशा दोनों बंदे जिंदगी डर में गुजारते, कोई फायदा नहीं है। इसलिए यूजुअली क्या करते थे कि भाई एक अंडरस्टैंडिंग थी, नॉर्मल नेचुरल थी ये, कि ना तुम मुझे मारोगे ना मैं तुम्हें मारूंगा, और लोग बल्कि साथ में रहना शुरू कर गए थे क्योंकि उनको पता था उनको खतरा था जानवरों से, तो सोचते थे कि ठीक है हम आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। अब नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? नेचुरल राइट्स वो कुछ अधिकार है इंसान के जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है,
कि जो सामने से पता है कि क्योंकि ये इंसान है तो इसका ये अधिकार होना चाहिए। जानवरों से इंसानों को कैसे अलग किया जाता है कि इंसान के एक रैशनल दिमाग है और उसके कुछ अधिकार हैं। स्टेट तुमको वो अधिकार नहीं देती। नेचर ऑफ, क्योंकि अब इंसान हो वैसे ही मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका नेचुरल राइट क्या है कि आपको कोई मार नहीं सकता, तो स्टेट भी आपको मार नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल तुमने राइट्स का उल्लंघन ना किया हो तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं स्टेट लॉ के बीच में भी आपके नेचुरल राइट्स आ जाते हैं। अब लास्की ने आपको क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जैसे लिबर्टी की बात की थी, डिलेमा ऑफ अवर टाइम, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द टाइम, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, द स्टेट, थ्योरी इन प्रैक्टिस, इन सारी अपने कामों में उन्होंने बोला था कि राइट्स क्या हैं। और उन्होंने बोला था कि सबसे ज्यादा बोला था अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में 1925 1938 में दोबारा उसको एडिट कि आखिर अधिकार होते क्या है, प्राकृतिक अधिकार और आपके ये राज्य के अधिकार, क्या डिफरेंस है दोनों में। प्राकृतिक अधिकार इंसान हो तो अंडरस्टूड है, मिले हुए हैं। ऐसे स्टेट लॉ कौन से होते हैं, जो राज्य तुमको देता है, जो कि अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। टॉम पेन, उनकी थी राइट ऑफ मैन 1791, उसमें बोल रखा था, नेचुरल राइट्स की जो थ्योरी दे रखी थी उसमें बोल रखा था कि यार ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो भाई मैं नहीं मानता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन है जो नहीं मानता ये डॉक्ट्रिन, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत को सीधे नकारा किसने, टॉम पेन। क्या बोला इन्होंने, क्या नहीं मानते ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि यार ये एटर्नली बाइंडिंग, कि यार ये ऐसा क्या है, ये हमेशा चलते रहता है, कभी चेंज नहीं होता, ये एक बार तुमने पहले कर लिया अब पुश्तो दर पुश्तो चलता रहेगा। मैं इस चीज को नहीं मानता। क्यों, क्योंकि ये प्रोग्रेस, प्रगति के बीच में थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं पत्थर है, उसके पहिए के बीच में कहीं ना कहीं पत्थर है। इन्होंने बोला कि हर एक जनरेशन फ्री होनी चाहिए ये सोचने के लिए कि उसको कौन से अधिकार चाहिए और उसको वो मिलने चाहिए। हालांकि मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो ऐसा होता भी है। पहले वुमेन और मेन के इक्वल राइट्स नहीं होते थे, अब हैं। मल्टीकल्चरलिस्ट राइट है, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट राइट है हमारे, समझ रहे हो ना। तो नई नई थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। सो ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि बार बार हमने नए नए राइट्स को सोचा है और हमें स्टेट ने दिया है। जैसे राइट टू लिबर्टी है, स्वतंत्रता का अधिकार, आपकी पूंजी का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, कोई आपको दबाए तो उसके खिलाफ अधिकार, ठीक है ना। ये हमें समझ में आता है कि ठीक है ये सब तो कॉमन है, लेकिन उसके अलावा भी ठीक है ये बोलते हैं कि इन सिविल सोसाइटी डिराइव देयर सैंक्शन फ्रॉम द नेचुरल राइट्स, कि जो सिविल राइट्स तुम्हें अभी ये जो सामाजिक ये जो अधिकार मिले हुए हैं ये किसके उस पे मिले हुए हैं, कि पहले जो नेचुरल राइट्स थे उसके आगे, प्री एग्जिस्टिंग इन द इंडिविजुअल। अब मॉरल राइट की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करना चाहूंगी इमैनुअल कांट की, ठीक है, थ्योरी ऑफ मॉरल राइट्स एंड टीएच ग्रीन की। मॉरल राइट्स क्या हैं, हमने बहुत बार सोचा है कि नैतिक अधिकार कुछ होते हैं। सो नैतिक अधिकार बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है ना आपको, क्यों, क्योंकि यार पहले कुछ चीज होती थी जो नैतिक नहीं, नैतिकता के दायरे के बहुत बाहर होती थी, अब वो बिल्कुल नैतिकता के अंदर आती है। तो सोसाइटी, मोरालिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि काफी डायनामिक यानी कि गतिशील है, बार बार डेफिनेशन चेंज होती रहती है। अब ऐसे राइट्स जो नैतिक हैं, अब हर एक इंसान की अलग अलग नैतिकता है, तो यार मैं फिक्स कैसे कर सकती हूँ कि यही नैतिकता है। मैं कुछ कुछ चीजों में नैतिकता फिक्स कर सकती हूँ कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बाकी या मैं कुछ कर सकती हूँ क्या। पहले तो सती प्रथा, बाल विवाह, इन सबको भी मतलब नैतिकता के अंदर माना जाता था, अब तो वो क्राइम है। चेंज होते रहते हैं, है ना। ऑस्टिन बोलते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं कि लीगल कानूनी अधिकार और नैतिक मॉरल अधिकार एकदम अलग है। लीगल राइट्स वो राइट्स है जो कि स्टेट, राज्य का संगठन आपको देता है। दूसरी तरफ नैतिक अधिकार ऐसे राइट्स है जो मेजॉरिटी ओपिनियन की, जो मेजॉरिटी लोगों को लगता है उस तरीके से चीजें हो जाती है, उसके पीछे कोई कानूनी फोर्स पावर नहीं है। इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से वो बदलते रहते हैं कि सोसाइटी, कम्युनिटी कितनी प्रोग्रेस की है, उनका स्टैंडर्ड क्या है सोचने का, एथिक्स का, उस हिसाब से वो बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी की मोरालिटी को तोड़ा,
समझ लो मैं खड़ी थी, दो लोग खड़े थे, एक एक बच्चा था, एक बुढ़ा था, बुढ़े थे, एंड वो जो ओल्ड पर्सन थे, बूढ़े बूढ़े पर्सन थे, उनको रोड क्रॉस करनी थी। अब कहीं ऐसा लिखा तो नहीं है ना कि रोड क्रॉस कराना है तो साथ वाले को कराएं। वो कर रहे थे रोड क्रॉस, और अचानक से क्या हो जाता है कि एकदम गाड़ी एकदम एकदम फोर्स से आके उनके सामने जस्ट रुक जाती है। तो वो क्या करते हैं, बच्चे को देखते हैं। अब इसमें बच्चे की गलती तो नहीं है ना, अगर उसने रोड क्रॉस में करने में उनकी हेल्प नहीं की। मे भी बच्चा खुद डर रहा हो, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है। हाँ, आउट ऑफ मोरालिटी, आउट ऑफ नैतिकता, आउट ऑफ अच्छा पर बच्चा वो करवा सकता है, और अगर नहीं भी कराए तो उसके पीछे उसको कोई लीगल कानूनी सजा नहीं मिलेगी। टीएच ग्रीन के हिसाब से जो ओरिजिन है आपका ये मोरालिटी का, राइट और रॉन्ग का, ये भी नहीं पता होता हमें। क्यों? क्योंकि फिक्स नहीं है, जो तुम्हारे लिए सही है वो मेरे लिए गलत है, मेरे लिए सही है तुम्हारे लिए गलत है। तो ये आधार होता है आपका मोरालिटी का। जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो क्या बात करती है, लिबर्टी की बात करती है, कि जो मानव चेतना है वो सोचती है कि यार हमें स्वतंत्रता मिले, हमें आजादी मिले। अब आजादी की अगर मैं बात करूं, हमेशा वहां पे क्या चीज इन्वॉल्व होते हैं, राइट्स। आजादी का मतलब मुझे अधिकार चाहिए ये करने का, ये करने का, ये करने का, ये करने का। और जहां राइट्स है वहां पे क्या आ जाएंगे, कानून। नेक्स्ट आता है, मैंने मॉरल थ्योरी, नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स की बताई थी, मोरालिटी वाला बता दिया, लीगल वाला बता दिया। नेक्स्ट आता है यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स, यानी कि उपयोगितावाद वाली। कल भी जब मैंने जस्टिस का बताया था तभी भी मैंने यूटिलिटेरियन थ्योरी का यूज किया था। 1791 में जेरेमी बेंथम ने लिखी थी एनार्किकल पॉलिसीज, जहां पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी नेचुरल राइट्स की। ये बोलते थे कि यार नेचुरल राइट्स क्या है, नॉनसेंस है, बकवास है, ये स्टिल ऑफ द स्टिक्स हैं ये। ठीक है, कि क्या है ये एग्जैक्ट, जैसे मोरालिटी डिफाइन नहीं कर सकते, नेचुरल राइट्स भी तुम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानों तो कुछ अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन कौन से राइट्स आपके लीगल राइट्स हैं और कौन से राइट नेचुरल राइट्स हैं, उसमें कभी कभार जो बीच की लाइन है वो बहुत ही ब्लर हो जाती है। तो नेचुरल राइट्स एग्जैक्ट हमें नहीं पता, इन्होंने बोला। लेकिन हाँ, हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि कानूनी अधिकार क्या होते हैं। तो ये बोलता है कि अधिकार जो कि कानून बनाता है, properly called laws, rights are creatures of law, properly called। for Bentham, man has no right against state। किसी भी इंसान का राज्य के विरुद्ध कभी कोई अधिकार नहीं होता, except the right to self preservation। सिर्फ एक अधिकार होता है कि अगर स्टेट अपनी मर्जी से गुंडागर्दी करके उसको मारने आ रहा है तो अपना बचाव वो कर सकता है, वो अधिकार होता है, और कोई अधिकार नहीं होता। समझ रहे हो? आज हम इतना ही करेंगे, कल हम ह्यूमन राइट्स और हिस्टोरिकल, जैसे काफी सारी थ्योरीज है, आपको दिख ही रहा होगा काफी थ्योरीज है, इधर पूरे यूएन चार्टर वगैरह की बात हो रखी है, वो सब करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और सुबह करते हैं नेक्स्ट पार्ट। शेयर जरूर करना डियर, व्यूज गिरेंगे तो देखना वीडियो फिर मैं नहीं बनाऊंगी पक्का। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी, आपको चाहिए ना फ्री में कोर्स, तो मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में फीडबैक छोड़ के जाइए। पॉलिटिकल साइंस का इतना अच्छा कंटेंट ऑनलाइन मैं दावे के साथ कह रही हूँ नहीं मिलेगा तुमको, डेफिनेटली नहीं मिलेगा, और पूरा सिलेबस डेफिनेटली नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल राजी हूँ कराने के लिए, पर मुझे बदले में सपोर्ट चाहिए। और मुझे ऐसा नहीं है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं टेलीग्राम में मैसेज कर दो, नहीं, मुझे यहाँ दिखना चाहिए व्यूज में, लाइक्स में, सब्सक्रिप्शन में, कमेंट्स में, तभी। ठीक है, शाम में 8:30 बजे, सुबह 10 बजे क्लास होती है। डिस्कवर स्टडी की ऐप जरूर डाउनलोड करो, फ्री एमसीक्यू करने हैं, फ्री कंटेंट भी है वहां पे, ये ओपी काबा की बुक, एंड्रू हेवुड की बुक भी है वहां पे, तो वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।